हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बूस्टर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में, इस छोटे से वीडियो में हम लोग साइंस के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। सभी 10th क्लास बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये साइंस में केमिस्ट्री का चैप्टर अम्ल भस्म लवण से संबंधित है। आप लोग अपना कॉपी कलम निकाल के देखिए, आप लोग टिक लगाइए और बताइए लास्ट में कितना सही किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए देखते हैं। और हाँ, अगर जो आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नया स्टूडेंट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अम्ल में लिटमस पत्र का रंग कैसा होता है? ध्यान दीजिए, 2 पॉइंट ध्यान दीजिएगा। अम्ल में लिटमस पत्र का रंग कैसा होता है? ऐसे तो याद करने का एक बार में याद लगा कर सकते हैं। अम्ल में लिटमस पत्र का रंग कैसा होगा? नीला होगा, सॉरी लाल होगा। अम्ल में लिटमस पत्र का रंग कैसा होगा? लाल होगा। लेकिन देखिए, इसको याद रखिएगा ट्रिक से, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अम्ल में लिटमस पत्र का रंग याद रखना है तो आप अनिल को याद रखिए। आ से अम्ल, आ से अनिल। कितना आसान सा नाम है, आ से अम्ल, आ से अनिल। देखिए है क्या, पहला आ जो है इसका मतलब अम्ल हो गया दोस्तों। फिर ना से, नी से नीला हो गया। और लास्ट में आप लोग देख रहे हैं ला लिखा हुआ है, तो ला से लाल हो गया। यानी अब यहाँ पे क्या समझे कि अम्ल जो है नीला से लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है? नीला से लाल कर देता है। तो आप ही अब बताओ, अम्ल में लिटमस पत्र का रंग कैसा हो चुका होगा? तो भैया लाल हो चुका होगा। ठीक है, अम्ल में लिटमस पत्र का रंग कैसा है? लाल। ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर जो क्षार वाला क्वेश्चन आ जाए तो आप क्षार वाला के लिए ट्रिक याद रखिएगा। ध्यान दीजिए, हम क्षार के लिए ट्रिक बता रहे हैं। क्षार याद आ जाए तो आप छलनी याद रखिए। छलनी वो होता है ना, चाय छानने वाली छलनी, वही वाला याद रखिए। ठीक है, ध्यान से पढ़िए दोस्तों, आपको यहाँ से बेस्ट क्वालिटी और कहीं नहीं मिलेगा। आप जुड़े रहिए, सब्सक्राइब बढ़ाते रहिए ताकि मोटिवेशन मिले और हम आगे और वीडियो आपके लिए मेहनत करके लाते रहें। ठीक है दोस्तों, छा से आपका क्षार हो गया, ला से लाल हो गया, नी से नीला हो गया। यानी क्षार क्या करता है? लाल लिटमस पत्र को नीला रंग में बदल देता है। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो पूछेगा क्षार में लिटमस पत्र का रंग कैसा होता है? तो बोलिएगा नीला होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अम्ल के लिए आ से अनिल याद रखिए, क्षार के लिए छलनी याद रखिए। ठीक है, कंफ्यूजन आपसे नहीं होगा, बस इन दो शब्दों को याद रखिए, अनिल और छलनी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। ध्यान से देखिए दोस्तों, 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर रहा है। पहले था लाल, लेकिन कर रहा है क्या? नीला। उसका पीएच मान बताइए। देखिए, डायरेक्ट आप इसको रट्टा मारेंगे तो कंफ्यूजन होगा। लाल लिटमस को नीला कौन सा बिलियन करता है? अम्ल करता है कि क्षार करता है? तो अभी अभी देखा आपने, लाल से नीला, ये छलनी वाला है। लाल से नीला हो रहा है, ये छलनी वाला यानी क्षार है। और क्षार का पीएच मान आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 7 से ज्यादा होता है। क्षार का पीएच मान क्या होता है? 7 से ज्यादा। 7 से ज्यादा किस ऑप्शन में है? तो डी नंबर ऑप्शन में है। ठीक है, 10 इसका पीएच मान जो होगा बिलियन का क्षारीय होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा NaHCO3 NaOH है, Na2CO3 KOH है। तो देखिए दोस्तों, बेकिंग सोडा का अनुसूत्र जो होता है NaHCO3 होता है। रासायनिक नाम हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या पढ़ेगा इसको? सोडियम बाइकार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, खाने वाला सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण ही क्या कहलाता है? बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर कहलाता है। ध्यान देंगे, खाने वाला सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है ये बेकिंग सोडा। क्या क्या बोल रहे हैं? खाने वाला सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण क्या कहलाता है? बेकिंग सोडा। तो खाने वाला सोडा का जो अनुसूत्र होता है वही अनुसूत्र बेकिंग सोडा का भी हो जाता है। खाने वाला सोडा का अनुसूत्र NaHCO3 होता है। अगर बाकी ऑप्शन की बात करें, आंसर इस क्वेश्चन का हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका रासायनिक सूत्र है। बाकी ऑप्शन की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको याद रखिएगा, इसको कहा जाता है कास्टिक सोडा। क्या कहा जाता है दोस्तों? ध्यान दीजिए, कास्टिक सोडा। हम एक एक ऑप्शन को भी लेकर चलेंगे। ठीक है, कास्टिक सोडा इसको कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। इसको कहा जाता है कास्टिक पोटाश। क्या कहा जाता है दोस्तों? कास्टिक पोटाश। ध्यान दीजिए, आप ऑप्शन नंबर बी और डी वाले को देखिए, इसका नाम है कास्टिक सोडा। तो सोडा से याद रखिए सोडियम, सोडा से क्या याद रखिए? सोडियम। इसका नाम है कास्टिक पोटाश, तो पोटाश से याद रखिए पोटेशियम।
पोटास से याद रखिए क्या पोटेशियम, दोनों में कास्टिक कास्टिक लगा हुआ है। सोडा से सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटास से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इन सब को ध्यान देना जरूरी है, अनुसूत्र पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए 3 क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्लीज एक काम करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर ले, जो भी न्यू स्टूडेंट देख लें, और दोस्तों में शेयर करिए दोस्तों, ताकि सब्सक्राइबर बढ़े। और जैसे ही आपका सब्सक्राइबर मेरा बढ़ेगा, हम आप लोगों के लिए डिजिटल बोर्ड की सुविधा उपलब्ध करा देंगे। फिर उस पर पढ़ने में जो मजा लगेगा, हमसे पढ़ने में जो मजा लगेगा, फिर आप तो एकदम भूल ही जाएंगे कि कहीं और पढ़ सकते हैं ऐसा, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी से ये काम कीजिए, ठीक है। देखिए 4 नंबर, निम्नलिखित में कौन सही है? ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में कौन सही है। देखिए भाई, सब के सब अनुसूत्र हैं। अनुसूत्र अगर जो मजबूत होगा तो आप आराम से पकड़ सकते हैं। Na2CO3 5H2 Na2CO3.10H2 Na2CO3 7H2 Na2CO3.2H2 सभी के सभी सोडियम कार्बोनेट के यौगिक हैं और सभी में सभी जल के अणु शामिल हैं। ध्यान से देखिए, सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 अणु जल, सोडियम कार्बोनेट के साथ कितना अणु जल? 10 अणु जल जो होता है वो सही होता है। और ये है किसका? धोवन सोडा का अनुसूत्र है, धोवन सोडा का अनुसूत्र है। ध्यान रखिए दोस्तों, Na2CO3.10H2। देखिए बड़ा ही सिंपल से याद करने का तरीका, धोवन सोडा। भाई आपको कोई भी चीज धोना है तो धोने के लिए पानी तो चाहिए ही ना। पानी, कितना पानी चाहिए? 10 बाल्टी पानी चाहिए। कितना पानी चाहिए? 10 बाल्टी पानी चाहिए। तो 10 लगा हुआ है जल में, तो 10 बाल्टी पानी क्या चीज में चाहिए? धोवन सोडा। तो धोवन सोडा में जल के कितने अणु है? 10 अणु। ये क्वेश्चन का बेस देखिए, जल के अणु में ही कंफ्यूजन करेगा आपको, जल के अणु में ही कंफ्यूजन है यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान रखिए, धोवन सोडा के अनुसूत्र में पानी को धोने के लिए कितना बाल्टी पानी चाहिए? 10 बाल्टी पानी चाहिए, ऐसे याद रखिए। Na2CO3.10H2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो इसका आंसर बी हो गया। बी यहाँ पे सही है, धोवन सोडा का अनुसूत्र होता है Na2CO3.10H2। बाकी सब ऑप्शन गलत है, ठीक है। 5, अम्लीय विलयन का pH मान होता है। बहुत बढ़िया दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? तो अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है। ध्यान से देखिए, अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है। अम्ल नीला लिटमस को लाल कर देता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अम्ल को ध्यान रखिएगा, अनिल को भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी आपको हो सकता है याद रहे, लेकिन एग्जाम में भूल जाएगा कि नीला से लाल हुआ कि लाल से नीला। तो अनिल को याद रखिएगा, अम्ल नीला से लाल कर देता है, ठीक है। अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है। बाकी ऑप्शन की बात करें, 7 जो होता है उदासीन विलयन का pH मान होता है, और 7 से अधिक क्षारीय विलयन का pH मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपच का उपचार किससे होता है? ध्यान से देखिए, अपच का उपचार किससे होता है? अपच मतलब क्या हुआ? आप भोजन खाते हो लेकिन भोजन बढ़िया से नहीं पचा तो कल आएगा अपच। अपच होता किससे है, जो पहले समझ लीजिए। अपच होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाने से। हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगी तो अपच का उपचार, अपच हो जाता है, मतलब भोजन बढ़िया से नहीं पचता। तो अम्ल की मात्रा बढ़ जाने से होता है अपच का उपचार। अपच का कारण होता है अम्ल की मात्रा बढ़ जाने से हमारे शरीर में अपच होता है, भोजन अच्छे से नहीं पचता। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्षार चाहिए। क्षार यानी क्या? ध्यान से देखिए, क्षार किसके पास है? एंटासिड। ध्यान से नाम देखिए, एंटीसीड है लिखा हुआ, लेकिन होता है एंटासिड। क्या होता है दोस्तों? एंटासीड। एंटासिड का मतलब क्या हुआ? इसका फुल फॉर्म अगर जो देखेंगे तो एंटी प्लस एसिड है, एंटी प्लस एसिड है। इसका मतलब क्या हुआ? एंटासिड को एंटासिड भी कहा जाता है। इसका मतलब हुआ एंटी प्लस एसिड। एसिड का मतलब अम्ल हो गया, एसिड का मतलब क्या हो गया? अम्ल हो गया, और एंटी का मतलब हो जाता है विरोधी। तो भाई जो अम्ल का विरोधी होगा वही ना अम्ल के प्रभाव को कम करेगा, और वो किसके पास है? एंटासिड के पास होता है, ठीक है। तो अपच का उपचार किससे होता है? तो एंटासिड से। लेकिन अपच किसके कारण होता है? पूछ ले, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, जो हमारे पेट में पाया जाने वाला अम्ल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, निम्नांकित में कौन लवण है? 7 नंबर क्वेश्चन में देखें, निम्नांकित में कौन लवण है? तो आपको पहले याद होना चाहिए, ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया पोटेशियम सल्फेट, ये हो गया अमोनियम सल्फेट। तो देखिए, इनमें से जो है ये तो आपका अम्ल है, ये तो आपका अम्ल है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड है तो आपका क्षार है। इसमें भी हाइड्रोक्साइड है तो ये भाई साहब क्षार है आपका, ठीक है। OH जिसमें धातु के साथ लगा रहता है, क्षार यानी भस्म होता है, तो ये दोनों तो क्षार हो गया। पोटेशियम सल्फेट आपका क्या है? लवण है। पोटेशियम सल्फेट इस क्वेश्चन में क्या होगा? आंसर होगा लवण है। अगर जो बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका रासायनिक नाम तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ही है,
लेकिन एक और नाम भी होता है कास्टिक सोडा, ध्यान रखिएगा। क्या हमने बोला दोस्तों? कास्टिक सोडा, ये 2 बार रिपीट हो चुका है। आपको बस रिपीट ही तो करना है, जितना ज्यादा रिपीट करोगे उतना बढ़िया। कास्टिक सोडा, सोडा से क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या है? अमोनियम। NH4 का क्या नाम है? अमोनियम, ठीक है। OH को क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोक्साइड। OH को क्या बोलते हैं दोस्तों? हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इसका पूरा नाम हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्षार है। नेक्स्ट 8 नंबर में आइए, शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा का मतलब क्या हो गया? डॉक्टरी के क्षेत्र में, ठीक है, डॉक्टर वगैरह में टूटी हड्डियों के लिए, क्या चीज के लिए? टूटी हड्डियों के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ कौन है? यानी कि डॉक्टरी क्षेत्र में जब हाथ पैर हड्डियां टूट जाती है तो उसको ठीक करने के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? जिप्सम का किया जाता है कि धोबिया सोडा? धोबिया सोडा मतलब धोवन सोडा, धोबिया सोडा मतलब धोवन सोडा हो गया। पेरिस प्लास्टर मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। और डी में कली चुना। तो आप लोग सब जानते हो, प्लास्टर के नाम से ही पकड़ लोगे कि हाथ पांव टूट जाता है हड्डियां, तो हड्डियों को क्या करना पड़ता है? प्लास्टर करना पड़ता है। तो पेरिस प्लास्टर यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा, पेरिस प्लास्टर वही बात हो गया, ठीक है। बाकी के ऑप्शन के अगर जो हम अनुसूत्र की बात करें, जिप्सम का अनुसूत्र होता है CaSO4.2H2O, ठीक है दोस्तों। अनुसूत्र जरूर याद रखें, कहीं भी कोई भी पढ़ रहे हैं तो अनुसूत्र जब आता है तो उसको एक बार रिवीजन कर लीजिए। जिप्सम का अनुसूत्र CaSO4.2H2 होता है। धोबिया सोडिया बोले या धोवन सोडा बोलो, Na2CO3.10H2O होता है, ठीक है, .10H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो देखिए, धोवन सोडा सॉरी जिप्सम जो अनुसूत्र है उसी से याद रखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का। जिप्सम में क्या है? CaSO4.2H2O। जल के कितना अणु है? 2 अणु। ऐसे समझो ना, जल का ही बाल्टी है, 2 बाल्टी यहाँ पे जल है। आप क्या करो, 1.5 बाल्टी पानी निकाल लो। 1.5 बाल्टी पानी निकाल लोगे तो बताओ आधा बाल्टी पानी बचेगा। आधा बाल्टी पानी बचेगा तो उसको लिख सकते हैं CaSO4.2 के जगह आधा लिखिएगा तो आधा मतलब हाफ H2O। यही आपका क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का अनुसूत्र है CaSO4.12H2O, ठीक है। CaSO4.12H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का, CaSO4.2H2O जिप्सम का। ध्यान रखिएगा, जिप्सम में जल के 2 अणु होते हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल के आधे अणु होते हैं। अच्छा एक चीज और, इसको घुमा भी सकता है, हाफ नहीं देगा तो हाफ हटा दे अगर जो, तो फिर इसमें हॉल 2 लगा देगा, ठीक है दोस्तों। बाकी फिर वही चीज रह गया। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का बोले तो CaSO4 का हॉल 2.H2O बोल दिए, ये भी अनुसूत्र है। नहीं तो CaSO4.12H2O बोलिए, ये भी अनुसूत्र है, ठीक है। दोनों का दोनों करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सोडा अम्ल अग्निशामक में सोडियम बाइकार्बोनेट के जलीय विलयन के साथ कौन सा अम्ल मिश्रित रहता है? ध्यान से समझिएगा। सोडा अम्ल अग्निशामक, ध्यान से देखिए, सोडा अम्ल अग्निशामक। अग्निशामक यंत्र आप लोग जानते होंगे, आग कहीं लग जाता है तो उसके बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्र को बुलाया जाता है, ठीक है। अग्निशामक यंत्र ऐसे कई टाइप्स के होते हैं। पानी का उपयोग भी किया जाता है अग्निशामक यंत्र में, सॉरी उसको आग को बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भी किया जाता है। तो इसमें हमें देखना है रासायनिक केमिकल के आधार पर। सोडा अम्ल अग्निशामक, ठीक है, में सोडियम बाइकार्बोनेट। अच्छा इसका नाम सोडा अम्ल क्यों पड़ा है? ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे देख रहे होंगे सोडियम बाइकार्बोनेट में सोडा है तो इसी से सोडियम है तो उसी से नाम लिया गया। जलीय विलयन के साथ कौन सा अम्ल मिश्र रहता है? यानी सोडा अम्ल अग्निशामक में 2 चीज रहता है। एक तो आप कहोगे सोडियम बाइकार्बोनेट, दूसरा क्या रहता है? तो दूसरा रहता है, याद करिए रखिएगा दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है। सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है दूसरा, ध्यान रखिएगा। सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्र में किस किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल का मिश्रण रहता है। इन्हीं दोनों की अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करता है? आग को बुझा देता है, ठीक है। बाकी ऑप्शन की बात करें तो इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका नाम है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसका नाम है नाइट्रिक अम्ल। HNO3 को क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए दोस्तों, इन प्रश्नों को क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 ध्यान से देखेंगे। 10 का आता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ध्यान से देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर आप सभी लोग जो भी यहां तक वीडियो पर पहुंचे होंगे वो आंसर पकड़ लिए होंगे, क्योंकि इसके बारे में हम ऑलरेडी पहले ही बता दिए। सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण क्या कहलाता है? बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर कहलाता है दोस्तों। सोडियम बाइकार्बोनेट टार्टरिक अम्ल का मिश्रण क्या कहलाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट टार्टरिक अम्ल का मिश्रण बेकिंग सोडा होता है। इसका अनुसूत्र पूछेगा तो आपको बताना है Na2CO3,
ठीक है, Na2CO3। बाकी ऑप्शन की बात कर लें तो विरंजक चूर्ण है, कास्टिक सोडा है, उसमें नन है। तो देखिए ध्यान से, विरंजक चूर्ण का अनुसूत्र होता है CaOCl2। ठीक है दोस्तों, CaOCl2, या फिर ऐसे कहीं नहीं लिखेगा CaOCl2, तो विरंजक चूर्ण का एक अनुसूत्र और सजावट हो सकता है, Ca अलग OCl एक साथ, फिर बगल में Cl दे दें, Cl2 यानी क्लोरीन के दो अणु, तो ऐसे करके इसको भी लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा दोनों रूप। ठीक है, कास्टिक सोडा, सोडा से सोडियम, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा का अनुसूत्र क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये पूर्णतः भस्म यानी क्षार है। अगले ऑप्शन की बात, अगले क्वेश्चन की बात करें, नीला थोथा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, नीला थोथा एकदम एग्जाम में आने वाले लायक क्वेश्चन है। ठीक है, नीला थोथा, नीला थोथा को आप याद रखिएगा, नीला थोथा को ही तूतिया कहा जाता है, नीला थोथा को क्या कहा जाता है, तूतिया। ठीक है, नीला थोथा को क्या कहा जाता है, तूतिया। तो इनमें तूतिया का अनुसूत्र कौन है, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को, ऑप्शन को ध्यान से देखिए, इसमें भी कॉपर सल्फेट, इसमें भी कॉपर सल्फेट, इसमें भी कॉपर सल्फेट, इसमें भी कॉपर सल्फेट, इसमें भी जल के अणु, इसमें भी जल के अणु, इसमें भी जल के अणु, इसमें भी जल के अणु। ठीक है, तो आप लोग अब कंफ्यूज हो जाएगा, नीला थोथा यानी कि तूतिया, या फिर नीला कशिश भी कहा दे, क्या कहा दे, नीला कशिश, नीला थोथा की जगह नीला कशिश, का सही आंसर कौन सा होगा, क्योंकि सब में तो सेम है। तो याद रखिएगा, नीला थोथा यानी कि तूतिया 5 रुपए में मार्केट में मिलता है, 5 रुपए में सही में मिल जाएगा, नीला थोथा तूतिया जाइए खरीदने 5 रुपए में मिल जाएगा। तो 5 अणु जल यानी कि ऑप्शन नंबर बी CuSO4.5H2O होता है, ध्यान रखिएगा। तूतिया में या फिर नीला थोथा में जल के कितने अणु होते हैं, 5 अणु होते हैं, ध्यान रखिएगा। तूतिया यानी जल में कितने अणु होते हैं, 5 अणु जल के होते हैं, बाकी सभी ऑप्शन गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, नीला थोथा का अनुसार क्या हो जाता है, CuSO4.5H2O। अगले क्वेश्चन की बात करें, खेत की मृदा अम्लीय हो जाने पर खेत में किसका छिड़काव किया जाता है, खेत की मृदा अम्लीय हो जाने यानी खेत की मिट्टी जो है उसकी अम्लता बढ़ गई है, खेत की अम्लता बढ़ गई है। ध्यान दे दोस्तों, आपका खेत अच्छी फसल तभी उपजा पाएगा जब खेत की मृदा ना तो अम्लीय हो ना तो क्षारीय हो, वो उदासीन अवस्था में होनी चाहिए। तो भाई बढ़ क्या गया है, अम्लीय, अम्लता बढ़ गया, तो अम्लता को बढ़ गया तो कम करने के लिए क्षारीय आएगा। आप लोग ऑप्शन ये देखें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको कली चूना भी कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, कली चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, तो आंसर देखिए ये सभी होगा। ठीक है, खेत की मृदा में अगर जो अम्लता बढ़ गया है तो आप कली चूना, इसका नाम क्या है दोस्तों, कली चूना नाम है, क्या नाम है इसका, कली चूना। ठीक है, इसका नाम क्या है, चूना पत्थर, सॉरी कली चूना, ये भाखड़ा चूना बोल दो, इसका नाम क्या है दोस्तों, भाखड़ा चूना, क्या बोलेगा इसको, भाखड़ा चूना। और ये भाई साहब क्या है, तो चूना पत्थर है, चूना पत्थर, या इसे बोलते हैं क्या, संगमरमर, क्या बोलते हैं, संगमरमर। तो खेत में अगर जो मृदा अम्लीय हो गई है तो उसमें आप कली चूना, भाखड़ा चूना, चूना पत्थर, कोई भी चूना डाल सकते हो, कोई भी चूना आप खेतों में डाल सकते हो, तो ये सभी हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा, अगर जो यहाँ तक पहुंचेंगे तो आपको अच्छा सा जानकारी मिल रहा होगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन बहुत सारा रिवीजन हो रहा है कि हम सभी ऑप्शंस का भी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग बस सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, बस चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अब इन प्रश्नों को देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, व्यंजक चूर्ण को खुला छोड़ने पर किस गैस की महक आती है। ध्यान से देखिए, व्यंजक चूर्ण को आप खुला छोड़ दो तो कौन सी गैस महकती है, क्वेश्चन का मतलब ये हुआ। तो देखिए, व्यंजक चूर्ण के अनुसूत्र में जाइए तो CaOCl2 है। आप यहाँ पे ऑक्सीजन क्लोरीन लोग को लेकर कंफ्यूज हो सकते हैं, तो याद रखिएगा क्लोरीन गैस महकती है। प्रैक्टिकल एग्जांपल समझिए, आप लोग देखे होंगे नगर पालिका वाले लोग क्या करते हैं, नाला उला वगैरह को साफ करवाते हैं, कचरे वगैरह जहाँ होता है 15 अगस्त 26 जनवरी ये सब जब आता है रोड के किनारे बहुत साफ सफाई करवा जाता है, मलमूत्र पेशाब उसाब जहाँ किया जाता है वहां पे साफ करवाया जाता है, और व्हाइट कलर का पाउडर छिड़वा कर दिया जाता है। ठीक है, व्हाइट कलर का पाउडर जो छिड़कता है वही होता है क्या, व्यंजक चूर्ण, और वहां उस पाउडर से एक बदबू आएगी, वही बदबू किसकी होती है, क्लोरीन गैस का। ऐसे आप लोगों को याद रखिए, व्यंजक चूर्ण का अनुसार क्या होता है, CaOCl2। व्यंजक चूर्ण से किस गैस की बदबू या खुशबू, ये सॉरी मार्क आती है, तो क्लोरीन गैस की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, कौन सी गैस पाव रोटी तथा केक को स्पंजी बनाता है। ध्यान से देखिए, पाव रोटी केक को स्पंजी तथा मुलायम बनाता है। आप खाए होंगे पाव रोटी, ब्रेड जैसा होता है, बिस्कुट जैसा, केक भी खाए हैं। स्पंजी मतलब क्या होता है, वो पुल करेगा, हाथ से दबाइएगा तो दबेगा, और मुलायम मतलब भी उसी से रहने से आता है, आराम से उसको घुमा फिरा सकते हो। तो किस गैस के बदौलत ऐसा होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बदौलत ऐसा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करता है,
पावरोटी और केक को स्पंजी और मुलायम बनाता है। किस प्रक्रिया से ऐसा होता है? तो इसमें प्रक्रिया का नाम है किण्वन प्रक्रिया। किस प्रक्रिया द्वारा ऐसा होता है दोस्तों? किण्वन प्रक्रिया। और किण्वन प्रक्रिया कराने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ईस्ट नामक जीवाणु का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग? ईस्ट नामक जीवाणु का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 13 नंबर, भस्म जल में घुलकर क्या बनाते हैं? ध्यान दीजिए, भस्म की बात कही गई है। भस्म अगर जो जल में घुलेगा तो क्या बनाएगा? तो भस्म जल में घुलेगा तो हाइड्रोक्साइड बनाता है, हाइड्रोक्साइड आयन। अब हाइड्रोक्साइड ये सही है कि ये सही है? तो ध्यान रखिएगा माइनस वाला सही होता है, ठीक है, OH का माइनस। अगर जो रहता है कि अम्ल जल में घुलकर क्या बनाता है? तो याद रखते हैं हाइड्रोजन आयन, ठीक है। भस्म है तो हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। शुद्ध जल है भाई, शुद्ध जल पीएच मान होता है, तो ध्यान रखेंगे शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल की प्रकृति कैसी होती है? उदासीन होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, जो कि शुद्ध जल उदासीन होता है। और यह भी याद रखिएगा कि शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है दोस्तों? शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, किस अम्ल के जमा होने पर मांसपेशियों में, ध्यान रखेंगे, मांसपेशियों में दर्द एवं कड़ापन होता है? किस अम्ल के जमा होने पर मांसपेशियों में दर्द एवं कड़ापन होता है? तो अम्ल ऑप्शन की बात करें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। ध्यान से देखिए, लैक्टिक अम्ल के अगर जो हमारे मांसपेशियों में जमा होगा तो हमारे शरीर में दर्द उत्पन्न होगा। देखिए, आप लोग अगर जो दौड़ना शुरू किए होंगे, रनिंग करते होंगे, तो रनिंग अगर जो आप शुरू करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे, तो सुबह दौड़िएगा तो रात तक आपका पैर दर्द करने लग जाएगा। अब पैर दर्द करने लगता है, उसके कारण क्या है? किसके कारण? लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है। असल में होता क्या है कि हम जब दौड़ते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन गैस की अभाव हो जाता है, और ऑक्सीजन गैस जब अभाव हो जाता है तो ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन हमारे कोशिकाओं में नहीं हो पाता है, जिसके कारण वो आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल का निर्माण कर देता है। और लैक्टिक अम्ल जमा होते होते जब बहुत सारे जमा हो जाता है तो हमारे पास मांसपेशियों में दर्द उत्पन्न होने लगता है। बाकी ऑप्शन की बात करें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हमारे पेट में पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट में पाया जाता है, आंतरस में पाया जाता है। एसिडिक अम्ल की बात करें तो ये दोस्तों सिरका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सिरका में या विनेगर में पाया जाता है। एसिडिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? सिरका या विनेगर में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल की बात करें तो सिट्रस फलों में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल सिट्रस फलों में पाया जाता है। सिट्रस फलों में, ध्यान रखिएगा, ये बहुत कम स्टूडेंट लोग जानते हैं। सिट्रस फलों में सिट्रिक अम्ल, सिट्रस फलों में आएंगे कौन कौन? तो नींबू आ जाएगा, कच्चे अंगूर आ जाएगा, ठीक है, ये सब सिट्रस फल है। नींबू, कच्चे अंगूर, संतरा, ये सब में सिट्रस अम्ल पाया जाता है, सिट्रस फल होते हैं, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। दही में कौन सा? लैक्टिक अम्ल, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन का भी, इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पर आपको बेस्ट क्वालिटी का पढ़ाई मिलेगा, इससे बेहतर आपको कहीं नहीं मिलेगा। बस एक बार डिजिटल बोर्ड लग जाए फिर आप तो कहीं पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, यहाँ क्या लगे। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, तो आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर बढ़वाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आधातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? आधातु के ऑक्साइड की प्रकृति, आ से आधातु, आ से अम्ल, आ से आधातु, आ से अम्ल, अम्लीय होती है दोस्तों। आधातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है, ध्यान रखिएगा। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है, लेकिन धातु के ऑक्साइड की प्रकृति बोलता है तो वो क्षारीय होता है। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति बोलेगा तो क्षारीय होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा दो गो धातु में, एक याद रखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा याद रखिए नाइट्रस ऑक्साइड। ध्यान रखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप गलती खा जाओगे, आप इसमें पक्का गलत कर दोगे। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, इसमें भी कार्बन अधातु है, नाइट्रस ऑक्साइड अधातु है, ऑक्सीजन लगा हुआ है तो अधातु का ऑक्साइड हुआ। इस दोनों में से कोई भी पूछ ले इसके ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होगी, तो है तो अधातु का ऑक्साइड तो होना चाहिए अम्लीय, लेकिन नहीं, इन दोनों के अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति उदासीन होती है। इन दो अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति उदासीन होती है, तो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। इनके अलावे बाकी दुनिया के जितने भी अधातु हैं सबकी प्रकृति कैसी होगी? ऑक्साइड की अम्लीय ही होती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों काफी जानकारी मिला होगा इस वीडियो से, इस क्वेश्चन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे दोस्तों, पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पेट में बताना है कौन सा अम्ल पाया जाता है। पेट बोल दे, अमाशय बोल दे, आंतरस बोल दे, सब दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अगर जो इतना क्वेश्चन नंबर 17 तक पहुंचे होंगे तो आप लोग इसका आंसर ऐसे ही जान जाते होंगे। ऐसे ही बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सब बच्चा जानता है इसका आंसर। एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक आ गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब क्या? HCl।
अगर बाकी ऑप्शन की बात करें, फॉर्मिक अम्ल जो होता है बिच्छू चींटी के डंक में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है? बिच्छू चींटी के डंक में पाया जाता है। एसिडिक अम्ल सिरका में पाया जाता है दोस्तों, सिरका या विनेगर में एसिडिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, ध्यान दीजिए, लैक्टिक अम्ल किसमें? दही में। ध्यान रखेंगे पेट में कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, पीएच स्केल की खोज किसने की? ध्यान रखिए पीएच स्केल। पीएच स्केल ऐसा स्केल होता है जो किसी विलयन के अम्लीय और क्षारीय होने का प्रमाण देता है, ठीक है। अगर जो पीएच स्केल में मान 7 से कम आया तो वो अम्लीय होगा, पीएच स्केल का मान 7 से अधिक आ गया तो क्षारीय होगा, पीएच स्केल का मान 7 के बराबर आ गया तो आपका उदासीन हो गया। लेकिन इस स्केल की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन, सॉरेनसन ने, ठीक है। सॉरेनसन ने पीएच स्केल की खोज की, डायरेक्ट याद रखिए एकदम। 19 नंबर, अम्ल धातु से अभिक्रिया करे कौन सी गैस मुक्त करता है? जितने भी अम्ल हैं दोस्तों, धातु से अभिक्रिया अगर जो करेंगे तो एक ही गैस मुक्त करेगा, वो कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस मुक्त करते हैं? हाइड्रोजन गैस। ध्यान रखिएगा, धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होना ही होना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं दोस्तों। कहता है विद्युत अपघट्य को पहचाने। तो देखिए विद्युत अपघट्य पहले कौन होते हैं? तो विद्युत अपघट्य वे यौगिक होते हैं जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने के फलस्वरूप वे आयनों में टूट जाते हैं। ध्यान से सुनिए, हमने क्या बोला? आयनों में टूट जाते हैं, ठीक है दोस्तों। और आयन जो बनता है धातु और अधातु का बनता है। आप इन सब चीजों को पकड़ के रखें, फिर ऑप्शन भी आराम से पढ़ाएगा। चलिए देखते हैं, ग्लूकोज को देखते हैं। तो ग्लूकोज है, एल्कोहल है, यूरिया है, चूना जल है। आप बड़ी ही आसानी से पकड़ सकते हैं। आप बताओ इन चारों में से किसमें धातु उपस्थित है? अगर जो इसके अनुसूत्र की बात करें C6H12O6 होता है। ग्लूकोज का अनुसूत्र क्या होता है? C6H12O6। एल्कोहल की बात करें C2H5OH होता है। यूरिया की बात करें तो NH2CO NH2 होता है। चूना जल की बात करें तो CaOH का Hol2 होता है। आप लोगों को अगर जो इस तरह से याद है चीजें तो आप बहुत ही आसानी से ऑप्शंस का पकड़ सकते हैं। आप लोग देखो, ग्लूकोज में धातु नहीं है, अल्कोहल में भी नहीं है, यूरिया में भी नहीं है, कली चूना में कैल्शियम धातु दिखाई पड़ा होगा। तो भाई साहब यही विद्युत अपघट्य यौगिक है। इस यौगिक के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो कैल्शियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन मिलेगा, ठीक है, आयनों में टूट जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, खाद एवं विस्फोटक बनाने में, ध्यान से देखिए, खाद एवं विस्फोटक बनाने में बोल दे या बोल दे बारूद बनाने में। क्या बनाने में दोस्तों? बारूद बनाने में। क्या बनाने में? बारूद बनाने में किसका उपयोग किया था? तो देखिए ऐसे तो उपयोग बहुत सारे चीजों किया था, लेकिन यहाँ पे अम्ल के आधार पे बताना है। सल्फ्यूरिक अम्ल का, नाइट्रिक अम्ल का, कार्बोनिक अम्ल का, कि फास्फोरिक अम्ल का। तो ध्यान रखिएगा, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग खाद्य एवं विस्फोटक बनाने में किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग क्या बनाने में? खाद्य एवं विस्फोटक बनाने में। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग बैटरियों में किया जाता है। बैटरी अम्ल के नाम से सल्फ्यूरिक अम्ल को जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22, रक्त का पीएच मान कितना होता है? ध्यान से देखिए, रक्त यानी कि ब्लड, खून, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान आप लोग याद रखिएगा 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 हो गया, इसका मतलब रक्त की प्रकृति क्षारीय है, क्योंकि 7 से अधिक होने पर विलयन की प्रकृति क्षारीय हो जाएगी। तो रक्त का पीएच मान 7.4 यानी रक्त की प्रकृति कैसे होती है? क्षारीय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में 7 नंबर 23 नंबर देखिए, जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? जल में किसको घुला दीजिए? भस्म को घुला दीजिए, तो अब वो भस्म नहीं, अब वो क्षार कहलाता है। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं दोस्तों? क्षार। ये 4 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन प्रश्नों को देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कौन प्राकृतिक सूचक है? कौन प्राकृतिक सूचक है? सॉरी नहीं है। नहीं है मतलब क्या हो गया कि कौन सा सूचक यहाँ पे जो है पेड़ पौधों से नहीं प्राप्त किया जाता है। लिटमस पेड़ पौधों से प्राप्त किया जाता है, हल्दी भी पेड़ पौधों से प्राप्त किया जाता है, वेनिला, आप लोग सुने होंगे वेनिला का तेल, ठीक है, वेनिला का तेल तो वो भी पेड़ पौधे से मिलता है। मेथिल ऑरेंज आपका यहाँ पे कृत्रिम सूचक है, या इसको बोल सकते हैं रासायनिक सूचक है दोस्तों, ठीक है। बाकी सभी के सभी प्राकृतिक सूचक है, लिटमस, हल्दी, वेनिला ये सब प्राकृतिक सूचक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कौन द्विधर्मी ऑक्साइड है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। द्विधर्मी ऑक्साइड, आपको ये बताना है कि इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन से ऐसे तत्व के ऑक्साइड है जो अम्लीय और भास्मिक दोनों का प्रदर्शन करते हैं। तो 2 ऐसे हैं, जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये 2 धातु के ऐसे ऑक्साइड है जिनकी प्रकृति अम्लीय भी होती है और क्षारीय भी होती है, ठीक है। ऑप्शन में देखिए क्या है,
जिंक ऑक्साइड आपका सही आंसर है, जिंक ऑक्साइड आपका सही आंसर है। अगर जो आधातु की बात करें दोस्तों, तो आधातु की ऑक्साइड अम्लीय होनी चाहिए, लेकिन दो आधातु के ऑक्साइड याद रखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ये दोनों के आधातु के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय न होकर उदासीन होते हैं। ठीक है। 28 नंबर, नेटल पौधे की पत्तियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा पौधा है? नेटल पौधों की पत्तियां। नेटल पौधा क्या होता है? एक ऐसा पौधा होता है जिसके पत्ते को तोड़ के त्वचा पे लगा दोगे ना, तो त्वचा पे खुजली उत्पन्न हो जाएगी और उसको नोचिएगा तो लाल भी हो जाएगा धीरे धीरे। नेटल पौधा की पत्तियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऐसा किसके कारण होता है? तो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। मेथेनोइक अम्ल को ही बोलते हैं दोस्तों फॉर्मिक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल को ही क्या बोलते हैं? फॉर्मिक अम्ल। और ये वही अम्ल है जो चींटी, बिच्छू ये सब के डंक में पाया जाता है। ठीक है। नेटल पौधों की पत्तियों में भी फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल, और चींटी बिच्छू के डंक में भी फॉर्मिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। बाकी ऑप्शन की बात करें, मौलिक अम्ल जो है आपका सेब में पाया जाता है। मौलिक या मैलिक अम्ल जो बोल रहे हैं सेब में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल की बात करें तो आपका सिट्रस फलों में पाया जाता है। सिट्रस फल मतलब हो गया कच्चे अंगूर हो गए, नींबू का रस हो गया, संतरा, ये सब में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। एसिडिक अम्ल की बात करें तो सिरका में पाया जाता है, विनेगर में पाया जाता है एसिडिक अम्ल। चलिए 28, 29, 30 देख लो। अब इन बचे हुए 29, 30 को देखते हैं दोस्तों। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? वनस्पति तेल। ठीक है। वनस्पति तेल जैसे कि खजूर का तेल हो गया, ठीक है, आंवले का तेल हो गया, सूरजमुखी का तेल हो गया, ये सब वनस्पति तेल है। अब वनस्पति घी, वनस्पति घी मतलब क्या? डालडा। वनस्पति घी मतलब क्या दोस्तों? डालडा। नाम सुने होंगे डालडा का। ठीक है। वनस्पति घी मतलब डालडा। बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? अमोनिया का, हाइड्रोजन का, क्लोरीन का, नाइट्रोजन का। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में। ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन, हैबर विधि। ध्यान रखिएगा विधि का नाम क्या है दोस्तों? हैबर विधि। हैबर विधि से किसका निर्माण होता है? क्वेश्चन ये मेरा है, अमोनिया गैस का, हाइड्रोजन गैस का, क्लोरीन गैस का, नाइट्रोजन गैस का। तो ध्यान रखिएगा हैबर विधि से अमोनिया गैस का निर्माण होता है। ये उल्टा भी ध्यान रखिएगा कि अमोनिया गैस का निर्माण किस विधि से होता है? हैबर विधि से। जिसमें भी पूछेगा किसका उपयोग किया था, तो हाइड्रोजन गैस का ही उपयोग किया था। हैबर विधि से अमोनिया गैस बनाने में किसका उपयोग किया था? हाइड्रोजन गैस का। तो चलिए ये आज के वीडियो में यहां तक अगर पहुंचे होंगे तो 30 क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे और 300 प्रश्न देखने में आप लोगों को बहुत मजा लगा होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसी तरह से बने रहेंगे और आप लोग आगे बढ़िए, अच्छा नंबर लाइए, मेरा बस यही कहना है। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत लग करता है। आप लोग भले वीडियो में देखते होंगे कि बस आ जाता है अगला क्वेश्चन, लेकिन पूरा लिखा रहता है, मिटाना पड़ता है, फिर लिखना पड़ता है, उसमें बहुत समय लगता है दोस्तों। ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, उतना करने के लिए हम तैयार है। बस आप क्या करें, थोड़ा सा सब्सक्राइबर बढ़ाएं, मोटिवेशन कर दीजिए हमको, ताकि हम और आगे वीडियो बनाते रहें। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।